बीरशेवा के इस अस्पताल में जो मिसाइल गिरी उससे 2000 करोड़ रुपए यानी लगभग 400 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन जान की हानि बेहद कम हुई, कैजुअलिटी बेहद कम हुई। इसके पीछे की जो तकनीक है वो है बॉन्कर बम शेल्टर जो नज़र आते हैं ऊपर, यहाँ से काफ़ी ऊपर जाकर के लगभग 2 स्टोरी बिल्डिंग की बात करें तो उसके ऊपर जाकर के ज़मीन की शुरुआत होती है। ज़मीन के हम अंदर आ गए हैं, लिहाजा जो एक पहली फैसिलिटी है वो तो आपको बेसमेंट होने की वजह से मिल ही जाएगी। इसकी पावर सप्लाई की बात करें तो इसकी पावर सप्लाई भी अलग से ही दी गई है जो कार्ड से स्वैप कार्ड से संचालित होती है, यानी अगर पूरे के पूरे हॉस्पिटल की बिजली चली जाए तब भी अंदर का एयर कंडीशन काम करता रहेगा, क्योंकि अगर एयर कंडीशन नहीं हो तो यहाँ पे दम घुटने से मौत हो सकती है। ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो सकता है क्योंकि हम ज़मीन के लगभग 30 मीटर नीचे यानी 90 फुट नीचे के आसपास मौजूद है। और अगर वॉल की थिकनेस की बात करें तो आप ये देखिए कि लगभग 2 फुट की यहाँ पे जो वॉल है वो नज़र आती है, 1.5 फुट की वॉल नज़र आती है। और ये पहला दायरा है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पहला दायरा है, प्रोटेक्टेड एरिया इसलिए कहा जाता है इसे। और पहले दायरे के बाद हम आपको अंदर लेके चलते हैं, तो जैसे हमने कहा कि जो पावर सप्लाई है वो भी अलग से दी गई है। शाफ्ट आप देखिए कि यहीं से ही पूरी अंदर तक जा रही है। इसके बाद स्थिति क्या है? इसके बाद स्थिति ये है कि हम अंदर आएंगे तो यहाँ पर 2 तरह के प्रोटेक्शन नज़र आएगा। पहला प्रोटेक्शन इस डोर का प्रोटेक्शन है। आप देखिए कि इसकी जो प्रोटेक्शन है, जो थिकनेस है वो लगभग 3 इंच के आसपास की आयरन मेटल शीट का इस्तेमाल किया गया है। और ये अगर एक बार लॉक हो जाए तो अंदर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। बीरशेवा के अस्पताल के अंदर ही हम मौजूद हैं। जैसे अगर हम इसे बंद कर देते हैं तो अगर बाहर बहुत ज़्यादा छर्रे भी मौजूद होंगे तो नहीं आएगा। अंदर से देखना हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर भी एक आयरन शीट लगाई गई है जो आवश्यकता पड़ने पर हटाई जा सकती है। तो ये इसकी डोर की मैकेनिज्म है। इसके अंदर आपको लेके चलते हैं। पहली दीवार 2 फुट की, दूसरी दीवार लगभग 1.5 फुट की और 3 इंच के आसपास की आयरन। और उसके अंदर अगर आपको लेके चलेंगे तो यहाँ आपको एयर कंडीशन से लेकर के कॉन्फ्रेंस एरिया, पानी और बाकी सामान भी नज़र आ जाएगा। और यही वजह है कि इजराइल ने अपने लोगों को, अपनी जनता को हताहत होने से काफ़ी हद तक बचाया। माल का नुकसान हुआ है पर जान का कम हुआ है, अर्थव्यवस्था का कम हुआ है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रॉय हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जो स्थिति यहाँ पर हुई। मिस्टर रॉय, डॉक्टर रॉय, डू यू थिंक इट्स ए क्लियर कट वायलेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशन what the Iran did, because they were targeting civil infrastructure as well as the hospitals? Well, clearly, yes. Relating and not relating to the Geneva Convention, we are talking about, we are a hospital, a civilian facility which is meant to treat patients, civilians, citizens of all countries, regardless of religion, regardless of gender, regardless of any other influence. And to be frank, there is no indication, no necessity, and no reason to bomb a civilian facility as ours. I saw many Muslims, many Arabs who are there for the treatment. Do you think this hospital is pretty good secular? The treatment is available for all the caste, all the religion? Yes, so generally speaking in Israel there's HMOs. By law, every citizen of Israel, regardless of whether it's Muslim, Christian, or Jewish, will have an insurance and is entitled to get medical care in each of the facilities in Israel, HMOs and hospitals. And you can see it as we walked in the hospital. You saw many of our patients of Muslim religion, either Bedouins, Arabs. We don't mind. So this is not a factor for us whether or not this is the duty of a noble doctor. Yes, and also it's not just patients, it's also physicians, nurses, orderlies. So our personnel in the hospital, I would assume between 30 to 40% of them are either Arabs, Muslims, or Christians, or other religions. For us, it's part of what we do. So we consider ourselves in a way an island of maybe sanity, or that will different. Promised land, as you call it. In a way, in terms of medical, in the medical aspect. So for us, what's going outside is not relevant. You come here, you need treatment, you will receive treatment.
again, regardless of any other influence. One thing which I'm keen to know that I saw the destruction, the whole building, the wards, the equipment, medical facilities, but most of your patients are safe. Yes. How it is possible? Because you have less than 10 minutes for the siren and the destruction of the missile attack. So I've been asked this question quite a lot in the past week and a half. I don't have a clear answer, but I would say it's a combination. Some would say maybe the help of superior intervention. Some would say a bit of luck. And I would say quite a lot of Infrastructure? good infrastructures, but also good decision-making process in the days before the bombings. As you know, the escalation with Iran started approximately a week before the bomb landed here at Soroka. And at the first few days after the escalation with Iran happened, we've noticed that it is different than the other escalations that we are, in a way, used to. The magnitude of the bombing of civilian areas, is something that we were not familiar with in the previous years, despite our vast More than experience. October 2023. Sorry? It's more than October 2023. Not What you saw? necessarily in terms of the casualties. Casualties, October 7th, was not something that we saw anywhere in the world. We didn't see that magnitude of Asking about the casualties. air raid, the rockets, the missiles. Rockets and the missiles that landed here in Israel, the magnitude is something that we did not see. We are standing here approximately 200 to 300 meters from the missile where it's landed. We're in a safe area, but if you go up there, you will see all the windows are shattered and all the doors are blasted, and the damage is so extensive, it's not something that we were used to. And so we did a few estimations, and we got a lot of information from the Ministry of Health, etc. And in the days before the missile landed here at Soroka, we have reshifted again some of our wards to safer areas, including the building that the missile eventually landed on. The top 3 floors were evacuated the day before the missile landed. So I don't know if you call it luck or not, but if it landed a day before, I cannot imagine the results. Civil infrastructure, intelligence. Civilian people, patients, coming to a hospital to receive treatment, Muslims, Jewish, Christians, regardless, that are lying in their beds hoping for better health and get hit, or even more severe than that, by a missile, which is something I did not imagine we will be talking in. I mean, it's something that also we hoping should for the not peace. talk about. Yeah, yes, of course. Thanks for your precious time. Toda. Thank you very much. Toda rabba. तो ये हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर थे. इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी जो वजह है वो है कि हर एक बिल्डिंग के अंदर यहाँ इसी तरीके से बनाए गए हैं बॉम्ब शेल्टर्स. और बॉम्ब शेल्टर्स में आप देखिए कि एयर कंडीशन से लेकर के, अलग से बिजली से लेकर के, पानी से लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था की गई है ताकि जो पेशेंट्स हैं वो सुरक्षित रह सके. और हर एक बिल्डिंग में इसी तरीके के बड़े बड़े बॉम्ब शेल्टर्स थे और यहाँ पर पेशेंट्स को लेकर आया जाता था. जैसे एक वॉल, उसके बाद दूसरी वॉल और उसके बाद तीसरी वॉल, बड़े बड़े बॉम्ब शेल्टर्स बनाए गए थे. और उनके पास इंटेल भी था कि इस अस्पताल को टारगेट किया जा सकता है. इन्होंने बताया कि लगभग 40% जो हमारे पेशेंट हैं वो अरबी मुसलमान हैं. हम किसी डॉक्टर के तौर पर हम अंतर नहीं करते हैं कि कौन यहूदी है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है. हमारा काम जान लेना नहीं है. हम सोल्जर नहीं हैं, हमारा काम जान बचाना है. हम चाहते हैं कि जान बची रहे, युद्ध ना हो और शांति कायम हो सके. तो ये है इजराइल के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक. और उस अस्पताल में कैसे मिसाइल अटैक हुआ और कैसे मिसाइल अटैक के बीच में भी मरीजों की जान बचाई गई. अब हम आई ट्रीटमेंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं. ये आई डिपार्टमेंट हुआ करता था और यहाँ पर आंखों की सर्जरी को परफॉर्म किया जाता था. लेकिन यहाँ की स्थिति भी वार्ड जैसी ही नज़र आती है कि सब कुछ बिखरा हुआ है. और देखिए, जैसे आमतौर पे आपने भारत में भी देखा होगा, भारत के अलग अलग शहरों में देखा होगा कि यहाँ पे आप अपनी चिन्ह को रखते थे और अपनी चिन्ह को देख करके आगे अंदाज़ा लगाते थे कि आपको क्या कुछ नज़र आ रहा है. तो ये वो इक्विपमेंट है जो आमतौर पर आई सर्जरी से पहले
आंखों की रोशनी को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से तार-तार होता हुआ दिख रहा है। तो ये है अस्पताल की स्थिति और अंदर की स्थिति आप देख लीजिए। जितनी भी फाइलें थी शायद ये रिकॉर्ड होंगे उन तमाम मरीज़ों का जिनका यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन रिकॉर्ड भी ख़त्म हो गए। तो सोचिए जो हैंड रिटन रिकॉर्ड हैं वो किस तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसा लग रहा होगा आपको कि हैंड रिकॉर्ड का तो अब ज़माना नहीं रहा, सब कुछ आपकी आईडी पर ही डिपेंड करता है। तो आईडी के लिए भी कंप्यूटर्स चाहिए और कंप्यूटर के हाल क्या होते हैं मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी बाहर आएँ और वो भी दिखाने की कोशिश करें कि आमतौर पर जिसे हम कहते थे कि डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात करें, हमने आपको वो रिकॉर्ड दिखाए जो हैंड रिटन थे। डिजिटल रिकॉर्ड्स इन मशीनों में सेव किए जाते थे। इन मशीनों में जितने रिकॉर्ड थे, जितनी मेडिकल हिस्ट्री थी मरीज़ों की, वो मशीनें भी टूट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और बाहर का नज़ारा भी अंदर जैसा ही है कि कहीं मशीनें तितर-बितर नज़र आ रही हैं, कहीं एयर कंडीशन के वेंट टूटे हुए हैं, कहीं मलबा बिखरा हुआ नज़र आता है। यहाँ तक कि अगर एयर कंडीशन के वेंट से लेकर के और हम लिफ्ट की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से बर्बाद ही दिखाई दे रही है। तो ये हालात है दक्षिणी इज़राइल के सबसे बड़े अस्पताल के।